Hello everyone, welcome to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to do the last part of the chapter Nationalism in India. So stay tuned. 10th class. So today we'll be doing the last part of our chapter, which is Nationalism in India. Till now we have seen how the new leaders emerged, how did the nationalism was adopted by the people here, different views. As I've told you that freedom has different meaning for different people, right? So in my previous video where I have shared the concept regarding the civil disobedience movement, how did that movement got its shape and why did and how did we call off the movement, right? Now let's see how the participants saw the movement. Which movement here we are talking about? Civil disobedience movement. Okay, कि मैंने आपको पहले भी बताया है freedom was a different concept for different people, right? So civil disobedience movement जो है उसके अंदर लोगों ने किस मोटिव, किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए पार्टिसिपेट किया. नंबर 1 ऑब्जेक्टिव वाज दे वांट फ्रीडम, राइट? वो तो सबका था ही, उसके अलावा भी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट रहे लोगों के. सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक अंडर 5 मेजर कैटेगरीज, जिसके अंदर आपको बात करनी होगी रिच फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, पुअर पीजेंट्स, इंडस्ट्रियल ओनर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड द विमेन. ओके, तो 5 सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में हम बात करेंगे. सो टू मेक इट इजी टू लर्न, आई हैव डिवाइडेड दिस सेक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स. फर्स्ट आई हैव डिवाइडेड द कैटेगरी इनटू द रूरल एरिया, कि अगर रूरल कंट्री की साइड जाए हम या कंट्री साइड जाए, सो हम बात करेंगे बेसिकली अबाउट द 2 सेक्शन विच इज द rich farmer or the landlord and the other is the poor farmer, right? Whereas when we'll go to the towns, we'll talk about the another 2 major section which was the industrial owner, जिनकी industries थी, जो उनके मालिक थे, and secondly we'll talk about the industrial workers जो काम करते थे, and very important we'll talk about women participation also. Guys, mark my word or underline this in your book if it is given, and if it's not given in your book then write it down, that this was a first large scale movement where women show its participation. Okay, so civil disobedience movement में हमने women को participate करते हुए भी देखा, right? Now coming back to the topic, how participants saw the movement which is the civil disobedience movement. First we'll go towards the rural side. रूरल साइड या कंट्री साइड के अंदर विल टॉक अबाउट द 2 मेजर कैटेगरीज विच इज द रिच फार्मर्स और द लैंडलॉर्ड. अब रिच फार्मर्स ने क्यों सपोर्ट किया, क्यों पार्टिसिपेट करना शुरू किया? नंबर 1 वाज, जब मैं रूरल एरिया की बात करती हूँ, यहाँ जो रिच फार्मर्स थे या बिग लैंडलॉर्ड्स थे वो क्यों चाहते थे कि एक रेवोल्यूशन आए, एक चेंज आए. वाई? बिकॉज देयर वाज हाई रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या था? बहुत ज़्यादा था. ओके, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाती थी, जिसकी वजह से प्राइसेस ऑफ द एग्रीकल्चर गुड्स वेंट डाउन. प्राइसेस क्या है? कम हो जाएंगे. ऑल्सो दे हैव शोन द रिसेंटमेंट अगेंस्ट, सो दे हैव शोन द रिसेंटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि रेवेन्यू क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स नीचे आ गए हैं, और नीचे आएंगे इसकी वजह से ही ये जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, ये रिच फार्मर्स थे, दे वर नाउ पिस्ड ऑफ विद द गवर्नमेंट. उनसे नाराज थे कि उनके पास तो कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर रेवेन्यू में ही निकल जाता है. दिस इज द रीजन दे थॉट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड हियर दे वर फाइटिंग फॉर द स्वराज, एंड फॉर देम द स्वराज वॉज a struggle against the high revenue. उनके लिए क्या था स्वराज, जो यहाँ मूवमेंट चल रही थी? This was basically to fight against the high revenues of the government. I hope this is clear. Now let's talk about the second section of the rural side. Okay, अब कौन है ध्यान? दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट कैटेगरी इकोनॉमी में हमारे द पुअर पीजेंट, राइट? अब पुअर पीजेंट की बात समझेंगे. पुअर पीजेंट ने क्यों पार्टिसिपेट किया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर? इट वाज बिकॉज इनके 2 मेजर रीजन थे. नंबर 1 रीजन तो सेम ही था जो रिच फार्मर्स का, कि हाई रेवेन्यू है, कि सरकार को ये जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो टैक्सेस लगाते हैं, उसको कम करना चाहिए, राइट? भाई रेवेन्यू सिस्टम को आप, जो हाई रेवेन्यू सिस्टम है उसको कम करो. सेकेंड हियर
दे डिमांडेड द अनपेड रेंट टू बी रेमिटेड, मतलब जो रेंट उन्होंने अभी तक दिया नहीं है, जो कर्जा उनके सिर पे है, उसको माफ कर दिया जाए। राइट, ये तो थी उनकी डिमांड। उसके बाद बात करते हैं कि पुअर पीजेंट्स क्यों पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। समझ में आया कि रेवेन्यू कम करवाना था और उनको अनपेड रेंट रेमिट करवाना था। इसके अलावा जो पुअर पीजेंट्स है, इफ यू रिमेंबर योर प्रीवियस चैप्टर्स फ्रॉम द 9th क्लास हिस्ट्री, हमने पढ़ा था कि काफ़ी सारी रेडिकल मूवमेंट्स होती थी, लाइक सोशलिज्म स्प्रेड हो रहा था, कम्युनलिज्म स्प्रेड हो रहा था। तो मोस्ट ऑफ द पुअर पीजेंट्स were usually the part of this radical movement. Okay, ये radical movement के पार्ट बनते थे ये poor peasants, जिसके चलते the Congress party was unwilling to support the poor peasant। और वो कांग्रेस बोलती थी कि हर बार कोई ना कोई न्यू रेडिकल मूवमेंट आ जाती है, पुअर पीजेंट्स आर दी वन जो सबसे पहले उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा पुअर पीजेंट्स जो है वायलेंट मीन्स ऑफ मेजर्स अपनाते हैं, जिसके द्वारा वो दर्शाते हैं कि दे आर नॉट अग्रीइंग विद द गवर्नमेंट। ओके, उनके जो मेथड है वो काफ़ी वायलेंट है, इसलिए दिस वर द रीजंस व्हाई द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द cause of the poor peasant. Right, now talking about the other side which is the town side. Right, तो अब इसमें हम किस किस की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल ओनर्स की एंड द वर्कर्स की। जब मैं इंडस्ट्रियल ओनर की बात करती हूँ, उन्होंने किस मोटिव से इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, अब वो जानेंगे। राइट, तो इसके अंदर इस टाइम क्या हो रहा था, यहाँ हमने एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉडी देखी विच वॉज FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। ओके, 1927 में ये बॉडी बनाई गई। वाई, किस रीजन से बनाई गई? इट वॉज टू प्रोटेक्ट आर कंट्री अगेंस्ट द इम्पोर्ट। और इम्पोर्ट कहाँ से होता था? इट वॉज टुवर्ड्स द ब्रिटेन साइड। राइट, ब्रिटेन से ही हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था और उनके फिनिश्ड गुड्स हम इम्पोर्ट करते थे। बेसिकली ब्रिटेन के लिए इंडिया एक बिग मार्केट बन चुकी थी, उन्होंने पूरी मार्केट कैप्चर कर लिया था। राइट, यही हम पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री में। तो इस टाइम पे ये जो इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं, कुछ ही नाम आएंगे लोगों के, क्योंकि उस टाइम इतने ज़्यादा बड़े बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वर नॉट इन द सीन। फ्यू ऑफ देम वर प्रेजेंट लाइक बिरला एंड टाटा। राइट, सो दीज आर द पीपल हु वर नाउ डिमांडिंग दैट इम्पोर्ट शुड बी बैंड। अगर इम्पोर्ट कम होंगे तभी तो इनका बिजनेस चलेगा, सिंपल है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट वॉज wanted the protection against the import. I hope this is clear. Then we had the industrial workers. अब industrial workers क्यों participate कर रहे थे? Number one was they participated by adapting the Gandhian era. Gandhian idea को देखते हुए उन्होंने इस movement को join किया। Right? Why? Because गांधी जी इक्वालिटी के बारे में बात करते थे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते थे, वेजेस अच्छी मिले इन लोगों को, वो उस बारे में बात करते थे। राइट, सो गांधी जी के आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऑल्सो कांग्रेस का व्यू क्या था इनको लेके? कांग्रेस के व्यू को जानते हैं कि उनका व्यू क्या था। डू दे वांटेड टू सपोर्ट द इंडस्ट्रियल वर्कर? लेट्स सी दैट कांग्रेस वाज नॉट इन फेवर ऑफ सपोर्टिंग द इंडस्ट्रियल वर्कर, ये फेवर में नहीं थे। वाई? क्योंकि आप सबको एक मेजर बात पता होगी, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो मेजर हेल्प इकोनॉमी में कहाँ से आती है सरकार को? फ्रॉम द इंडस्ट्रियलिस्ट। राइट, तो कांग्रेस ने सोचा अगर हम वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे तो मे बी इंडस्ट्रियल ओनर्स हमसे नाराज हो जाए। तो कांग्रेस व्यू वाज दैट वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर शुड नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट। राइट, सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि दोनों इंडस्ट्रियल ओनर्स और वर्कर्स दोनों ही ऑपोजिट पोल्स हैं। कैसे? ये चाहते हैं इंपोर्ट कम हो जाए ताकि इनका बिजनेस ग्रो करे। ये वर्कर्स क्या चाहते हैं कि इनकी वर्किंग कंडीशन बेटर हो जाए, वेजेस बेटर हो जाए। राइट, तो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। और कांग्रेस बिकॉज फंडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर ही इकोनॉमी बढ़िया चलती है, तो कांग्रेस चाहती थी वर्कर्स ना इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, लाइक दैट ऑफ द पुअर पीजेंट जो कि रेडिकल मूवमेंट के पार्ट रहते थे। ओके, आफ्टर दिस द कॉमन पॉइंट बिटवीन द रूलर एंड द टाउन्स वर द विमेन।
ओके, औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया. दिस वॉज द फर्स्ट लार्ज मूवमेंट वेयर वी सो द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन. हमने औरतों को देखा पार्टिसिपेट करते हुए. नाउ दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड द सॉल्ट. सॉल्ट लॉ था विच वॉज illegal for the Indians if they are manufacturing the salt. किसकी मोनोपोली थी उसके ऊपर? It was the Britisher who has the sole authority to manufacture the salt. ऊपर से टैक्स भी लगाते थे. यही बात हमने किया था ना सॉल्ट लॉ के अंदर. तो यहाँ वो मैन्युफैक्चर करने लगी. तो इसके चलते इवन सम ऑफ देम वेंट टू द जेल. कुछ औरतें जेल भी गई हैं क्योंकि उन्हें सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया था. उसके अलावा फॉर देम, फॉर वीमेन, इट वॉज देयर सेक्रेड ड्यूटी to participate in the movement and support the national cause. इन्होंने इसको एक सेक्रेड ड्यूटी मानी कि ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है कि हम अपने देश के लिए काम करें, राइट. एंड ऑल्सो विमेन वर द सिंबॉलिक प्रेजेंस. सिंबॉलिक प्रेजेंस मतलब गांधी जी ने बोला ना ही सिर्फ औरतें घर के काम करने के लिए बनी है, बट ऑल्सो दे कैन कम आउटसाइड देयर हाउस एंड स्टैंड यूनाइटेड विद ऑल ऑफ अस. Standing who all participated in the movement. Let's see what were the limitation of civil disobedience movement. क्या ऐसी कुछ कमियां रह गई कि this movement was not that successful the way the leaders have imagined, right? Number one thing here is there was a difference between the Congressmen view regarding Dalit and the Gandhiji's idea. Okay, तो गांधी जी और जो हमारे कांग्रेसमैन लीडर्स थे उनके आइडिया रिगार्डिंग द दलित, राइट, द डिप्रेस्ड क्लास, द आइडिया वाज डिफरेंट. हाउ? अब जो कांग्रेसमैन थे दे थॉट कि बेसिकली अगर दलित्स को सपोर्ट किया गया तो जो हिंदू है, राइट, सो अगर आपको याद हो और आपको पता हो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, तो कांग्रेस पार्टी जो थी बेसिकली इट वाज द पार्टी ऑफ द हिंदू ब्राह्मण्स. ओके, सो जो दलित्स थे दे वर द अदर ऑपोजिट साइड ऑफ द सोसाइटी. ओके, सो ये कांग्रेसमैन का मानना था अगर दलित को सपोर्ट किया गया सो कहीं इनकी वजह से द इंटरेस्ट ऑफ द हिंदू ब्राह्मण्स कहीं हर्ट ना हो जाए, राइट. देयरफॉर दे डू नॉट वांटेड द दलित्स टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट. ओके, वेयरएज ये तो था कांग्रेस लीडर्स का व्यू. ओके, जो कांग्रेस पार्टी वाले थे. अब जो गांधी जी का आइडिया था रिगार्डिंग दी दलित, इट वाज टोटली ऑल द वे डिफरेंट उनसे. गांधी जी चाहते थे एक सोशल रिफॉर्म, सोसाइटी में सबको इक्वली ट्रीट किया जाए. देयरफॉर ही कॉल्ड द अनटचेबल्स एज हरिजन. उन्होंने दलित्स को जो अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था जिनको, उनको गांधी जी ने क्या बुलाया? हरिजन. मतलब भगवान के जन, हरि के जन. ओके, कि भगवान के खास आदमी. तो गांधी जी वॉज टोटली इन फेवर ऑफ देम. अब ऐसे करके डिफरेंसेस चल ही रहे थे कांग्रेसमैन और गांधी जी के आइडिया के रिगार्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ द दलित्स. इसके चलते दलित्स ने क्या सोचा कि ऐसे तो हम पिछड़े हुए रह जाएंगे. Therefore they started organizing themselves. ओके, उन्होंने एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी और सब लोग एक मूवमेंट बनाना शुरू कर दिया. उन्होंने भी हमें भी कुछ चाहिए अपनी बेटरमेंट के लिए सोसाइटी में, और उन्होंने डिमांड की कि उनको रिजर्व सीट मिलनी चाहिए एंड ऑल्सो उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए, राइट. अब ये तो था एक व्यू. भाई क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच वर द दलित्स उनको लेके कैसे उनके बीच में डिफरेंसेस थे. अब बात करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की. इन्होंने 1930 में एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई, और ये जब डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनी इसने डिमांड करना शुरू किया एक सेपरेट इलेक्टोरेट. जैसे कि जो मुस्लिम लीग बनी थी उसने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट भी, हमें ऑल द वे पूरा एक अलग नेशन चाहिए मुस्लिम्स के लिए ताकि एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो. ओके, सिमिलरली अब ये जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है उन्होंने भी सेम डिमांड करनी शुरू की कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए. किसके लिए? दलित्स के लिए. अब इसके चलते गांधी जी ने क्या सोचा? गांधी जी सेड कि मैं फास्ट करूंगा, फास्ट अनटू डेथ. अगर तुम लोग सेम ऐसे ही करते रहोगे, अगर ऐसी डिमांड करते रहोगे तो मैं फास्ट रखूंगा, तब तक मैं मर ना जाऊं, तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा. अब ये फास्ट रखने का क्या रीजन था गांधी जी का? गांधी जी ये मानते थे कि हमारे देश एक यूनाइटेड नेशन रहे
जैसे मुस्लिम एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं, दलित अलग मांग रहे हैं, तो हर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल कम आउट एंड विल आस्क फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर हमारा देश के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, हम यूनाइटेड कैसे रहेंगे? तो गांधी जी ने बोला कि तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मैं फास्टिंग करूंगा तब तक मैं मर ना जाऊं, मैं ये होने ही नहीं दूंगा मेरे होते हुए। ओके, इसके चलते एक गांधी जी के बीच एक गांधी पैक्ट आता है यहाँ, जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। ओके, ये पैक्ट साइन किया जाता है इन सितंबर 1932, जिसके चलते क्या होता है कि जो दलित्स हैं, जो हरिजन है, उनको एक रिजर्व सीट मिल जाती है। रिजर्व सीट मतलब अगर दिस इज द आवर नेशन, ओके, आपको पता है छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर सब पार्ट डिवाइड होते हैं, तब इलेक्शन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जब भी लगा लो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर इलेक्शन होगा तो हम सीट्स, कुछ सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी? फॉर दी SC एंड दी ST कैटेगरी। भाई अगर लगा लो 2 सीट है तो 2 सीट पे कौन इलेक्शन कंटेस्ट करेगा? दी दलित्स, दी ST कैटेगरी और दी SC कैटेगरी और दी OBC कैटेगरी। ओके, तो ऐसे करके उन्होंने सीट्स रिजर्व कर दी। पहले उनकी डिमांड क्या थी कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और एज अ रिजल्ट क्या निकल के आया? उनको रिजर्व सीट्स दे दी। ओके, सो सबसे पहली लिमिटेशन यही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, कि एक तो इंडिविजुअल वर्सेस हमारे ग्रुप का कॉन्सेप्ट। ओके, पहले खाली इंडिविजुअल के डिफरेंसेस थे, जैसे हमने देखा गांधी जी और कांग्रेसमैन के इंटरेस्ट नहीं बन रहे थे। फिर ग्रुप, एज ए ग्रुप ये दलित इकट्ठे होके आते हैं, इनका कॉन्सेप्ट भी हमारे कॉन्सेप्ट से नहीं मैच करता। कास्टिज्म के ऊपर बेसिकली पहला इनका अगर लिमिटेशन की बात करूँ तो इट इज ऑन दी बेसिस ऑफ कास्ट। ओके, फिर हमने देखा इसी के चलते कि हमने डिफरेंस देखा इन बिटवीन दी अंबेडकर जी एंड ऑल्सो इन दी गांधी जी आइडिया, राइट। तो गांधी जी और अंबेडकर जी भी, उनके आइडियाज भी अलग थे। एक चाह रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट और गांधी जी चाहते थे रिजर्व सीट्स देना उनको, और ही वांटेड आवर नेशन टू स्टैंड यूनाइटेड, राइट। अगर मैं सेकेंड लिमिटेशन की बात करूं तो ये है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइम पे क्या चीज़ें चल रही थी कंट्री में? अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी। ओके, एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बन रहा था। सो हिंदू लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, मुस्लिम वाले एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। बेसिकली हिंदू मुस्लिम में डिस्ट्रस्ट चल रहा था, डिफरेंसेस हो गए थे, राइट। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हिंदू महासभा वर्सेस मुस्लिम लीग थी। ओके, तो इनके बीच में नेगोशिएशन करवाने की कोशिश की कि जो तुम्हारी डिमांड्स है उनको फुलफिल किया जाएगा, बट तुम लोग मान जाओ और अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट मत मांगो, क्योंकि फिर हमारा स्टैंडिंग यूनाइटेड वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारी नेशन को, वो फेल हो जाता है। बट डिड द नेगोशिएशन वर्क? आंसर इज नो, नेगोशिएशन नहीं काम की। तभी तो मुस्लिम लीग की डिमांड्स मानी गई एंड पाकिस्तान इज टुडे ऑल टुगेदर अ डिफरेंट नेशन, राइट। तो जब मैं बात करती हूँ हिंदू की, हिंदू महासभा से कौन थे? मिस्टर जयकर वर्सेस मुस्लिम लीग के लीडर कौन है? मोहम्मद जिना। इनके बीच में डिफरेंसेस थे, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा था आपस में। ओके, सो द कास्ट थिंग एंड द रिलीजियस थिंग both mixed up together at the same time, which proved the basic limitation of the CDM, Civil Disobedience Movement. You guys need to prepare this topic separately for a 5-mark question. Very important question कि limitation of Civil Disobedience Movement क्या है? Okay, just a quick revision. First क्या था? Caste differences, and second is religious organization, which altogether proved as the limitation of the movement. I hope you got this concept. Now let's see another interesting topic, which is the sense of collectiveness. हमने ये तो देख लिया कि पीछे मूवमेंट क्या थी, हमारा देश हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी, डिफरेंट मूवमेंट्स ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब देखते हैं ये सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस या बिलोंगिंगनेस कैसे आई लोगों में। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक की, राइट। तो ये एज अ सेपरेट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 5-mark क्वेश्चन। कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू जनरेट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन इंडिया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले है एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। सब ने चाहे अपने किसी भी मोटिव से पार्टिसिपेट किया हो, बट ऑल ऑफ देम वर टुगेदर इन दिस स्ट्रगल। ओके, एक यूनाइटेड स्ट्रगल था।
Also, during this struggle we have noticed various cultural procession, जैसे नए कुछ प्ले होते थे, print symbols to symbolize the meaning or to make people aware of the cause, right? तो जिससे कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जनरेट होगी लोगों में. ऑल्सो इसी टाइम हमने देखा एक इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ओके, हमने पढ़ा था इन आवर फर्स्ट चैप्टर की एलिगरीज बना दी जाती है. एलिगरी क्यों बनाई जाती है? ताकि वो उस चीज़ को, जिस कॉज के लिए आप बात कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, वो रिप्रेजेंट की जा सके. एलिगरी मतलब किसी भी एक ऐसे कॉन्सेप्ट एज ए नेशन को हम एक फिगर से डिनोट करें. और हमारे केस में हमने कैसे डिनोट किया? वी डिनोटेड इंडिया फ्रॉम द फिगर और द इमेज ऑफ भारत माता. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, किसने ये इमेज बनाई? BC चट्टोपाध्याय ने. ओके, ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर इज he was the one who wrote down Vande Mataram at this time. Okay, then another important fact here is there was the cousin of Rabindranath Tagore, who was Abhindranath Tagore. He painted an image, an aesthetic figure of Bharat Mata, which was all about calmness, compose and spirituality. Okay, basically ये जो फिगर थी, एस्थेटिक फिगर, ये क्या डिनोट करती थी? ये सिग्निफाई कर रही थी हमारे वास्ट कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ आवर नेशन. ओके, और क्या चीजें हो रही थी इस टाइम? हमने देखा कि रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर हुआ. मतलब जो जगह जगह रीजनल जो कल्चर फेमस था, रीजनल चीजें थी, उनको निकाला गया लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए. इसमें हमने देखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया. वो जगह जगह गए, चीज़ों को कंपाइल किया, लोगों को अवेयर किया अबाउट द इंडियन फोकलोर कि हाउ रिच आर डाइवर्सिटी इज. ऑल्सो अगर ऐसे पर्टिकुलरली और किसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें, इट वॉज नतेसा शास्त्री who have written a book on the folklore of southern India. southern India के रीजनल कल्चर के बारे में सब कुछ लिखा है उन्होंने अपनी बुक में. और इस टाइम हमने देखा एक ट्राई कलर फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस. ट्राई कलर फ्लैग मतलब जिससे कि लोगों को लगे कि येस वी आर फाइटिंग फॉर अ कॉमन कॉज विच इज आवर नेशन इंडिया, राइट. तो एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया. हमारा जो फ्लैग था इनिशियली इट वॉज ऑफ 3 कलर, रेड, येलो एंड ग्रीन. विद टाइम काफ़ी सारी चेंजेस आए और हमारा जो आज का फ्लैग है वो इवॉल्व होके निकला. इस फ्लैग के अंदर देयर वर 8 लोटस फ्लावर्स थे जो रिप्रेजेंट करते थे कि जो 8 प्रोविंस है, जो ब्रिटिश प्रोविंस है, जो ब्रिटिशर्स की है कंप्लीटली, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 8 लोटस लगाए गए. ऑल्सो उस फ्लैग में एक क्रिसेंट मून था, एक ऐसे क्रिसेंट मून था विच रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ हिंदू प्लस द मुस्लिम पीपल इन आवर नेशन. और इसके चलते तब स्वराज मूवमेंट थी. उस टाइम गांधी जी ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ स्वराज फ्लैग, जिसके अंदर अगेन अ ट्राई कलर फ्लैग, रेड, ग्रीन एंड वाइट. और उनके फ्लैग में एक अच्छी बात ये थी, उन्होंने एक स्पिनिंग व्हील को रखा हुआ था. स्पिनिंग व्हील मतलब जो हमारा चरखा होता है, चरखा, इट वॉज टू रिप्रेजेंट द सेल्फ रिलायंस ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी. ओके भाई, आत्मनिर्भर बनना चाहती है हमारी भारतीय संस्कृति. ओके, एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हुई. री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री मतलब जो हमारी हिस्ट्री थी, जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से लिखी गई है, वो कंप्लीटली डिफरेंट थी. जब हमारे इंडियन ऑथर्स ने लिखी, उसका दोबारा हमने मीनिंग निकाल के दोबारा हिस्ट्री लिखी है. वाई? क्योंकि आप एक बात समझो, ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे, अपनी बुराई कभी नहीं लिखेंगे, राइट. तो उसमें दिखाएंगे कि इंडिया के अंदर ये बुराइयाँ थी, ये सब चीज़ें थी, ये कमियाँ थी. तो इस चीज़ को उन्होंने री इंटरप्रेट कर रखी थी हिस्ट्री अपने वे से. देयरफॉर इट वाज वेरी नेसेसरी कि कल को फ्यूचर में कोई हमारी इंडियन हिस्ट्री पढ़े तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों का स्ट्रगल दिखाई दे, लोगों की यूनिटी दिखाई दे कि कैसे एज अ होल यूनिट हमने इस नेशन को अचीव करने में, बनाने में, फॉर्म करने में कितना स्ट्रगल किया है. देयरफॉर री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हुई. Guys, all the topics that we have done in this video are very important 5-mark question if we talk about the topics separately. So prepare all the topics very well. These are the probable questions that you can encounter in your board exam. So that was it for this chapter. We have now completed our chapter Nationalism in India. If you guys are facing any kind of problem regarding this chapter,
Comment down in the comment section below and I'll make sure that I'll clear out all your doubts. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video then do not hesitate to press in the thumbs up icon, and if you all are new to my channel, make sure you like, share and subscribe to our channel and help us grow each day. Thank you for watching.